हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी घटना चक्र। इसमें रहने वाला है भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी का पार्ट रहने वाला है। इसके पहले हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री को कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यह सभी एग्जामों के इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार दरोगा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बीपीएससी के लिए तो है ही, बीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है सितंबर में। और बीपीएससी के द्वारा ही बिहार टीचर की जो वैकेंसी आई है या बीपीएससी के द्वारा ही लिए जा रही है, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ, लेकिन मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में है तो 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, मिलान करें। संघीय सूची में कितने विषय हैं बताइएगा? संघीय सूची में कितने विषय हैं? क्या हो जाएगा? 97 प्रविष्टियाँ हैं। राज्य सूची में कितने हैं? तो यह है 66 और समवर्ती सूची में है 47। लेकिन संघ सूची में 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में है 61 विषय और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया भी है। वर्तमान में गणना के अनुसार 98 दिया गया, लेकिन हमने 100 पढ़ा है। और वर्तमान में गणना के अनुसार राज्य सूची में विषय कितनी हैं? तो राज्य सूची में विषय आपको दिए गए थे 61, समवर्ती सूची में 52। ये ध्यान रखिएगा, खान सर ने ये बताया था, वही मुझे याद है। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, सही शब्दों का विचारानुक्रम दीजिए। सार्वभौमिक पहले आएगा, सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत की प्रस्तावना से दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के दौरान समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? क्या चाहिए? साधारण बहुमत। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु 368 के अनुच्छेद के तहत विशेष प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। नेक्स्ट है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 30 केवल और केवल किसे प्राप्त है? तो यह भारतीयों को प्राप्त है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में चर्चा की गई है, तो यह केवल भारतीयों को हो जाएगा। कानून के समझ समानता अनुच्छेद 14 में इसकी चर्चा की गई है, तो यह विदेशियों को भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 14 का जिक्र किया ही नहीं है। अल्पसंख्यकों का अधिकार 29-30 में मिलता है, तो इसको भी गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं होगा। जीवन और स्वतंत्रता का आरक्षण, इसका चर्चा अनुच्छेद 21 में किया गया है, जो कि गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, इसका राइट आंसर दिया गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अच्छा, प्राप्त है 2 और 4 जो है, 2 और 4 ये भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है जो भारतीयों को प्राप्त है केवल, तो भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार 1 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगर पूछा जाता कि किसे गैर नागरिकों को प्राप्त है, तो यह 3 और 4 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है?
तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 19 के क। 19 के क या फिर ए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समता का अधिकार की चर्चा किसमें है, बताइएगा। समानता का अधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार की चर्चा की गई है। निजता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार 21 के क में जोड़ा गया था, भाग 3 के अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया था 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 1 अप्रैल 2010। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो 1 अप्रैल 2010 को यहाँ पे दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 के क जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, मकान का अधिकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 66वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार ए और सी क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों क्या हो जाएगा, तो मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सूचीबद्ध है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा की गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, छोटे परिवार का मापदंड, ऐसा कोई बात नहीं की गई है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, यह भी नहीं है। 1 और 2 क्या है, राइट आंसर है। 200 प्लस क्वेश्चन है, 201 समथिंग क्वेश्चन है दिया हुआ शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 के घ में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश दिया गया है। मातृभाषा की चर्चा किसमें, अनुच्छेद 350 के क में है। हालांकि भाग 4 में उल्लेखित नहीं है। इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति को प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इसका प्रयोग करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अनुसार, जिसमें संघ के कार्यपाल का शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान संशोधन स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा अनुच्छेद 51 क के द्वारा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, तो होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है। गणतंत्र दिवस के रूप में पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा 12वां। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लिया, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां था। 25 जुलाई 2017 से देश के 14वें राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद थे। लेकिन 15वें राष्ट्रपति कौन बन चुकी हैं, द्रौपदी मुर्मू बन चुकी हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तो वह एक अधिनियम बन जाता है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, तो हो जाएगा 12वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है प्रधानमंत्री।
भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यह अधिकार रखता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद के किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपनी मत नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 88 के द्वारा मत नहीं दे सकता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 76 के द्वारा अतः राष्ट्रपति उसे पदच्युत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का, हटाने का अधिकार दिया गया है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जब भाग ले सकता है महान्यायवादी एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 महीना की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता हो, 60 दिन के लिए अनुपस्थित हो रहता हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा में होते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं वो बताना है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 80 का ख में कहा गया है कि राज्यों और संघराज्यों क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। देखिए, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो जो कि 6 वर्ष का होता है। 83 का के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, ऐसी चर्चा की गई है। 83 का में यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, न कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो यह हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है या उपराष्ट्रपति होते हैं, सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 89 का और अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और बिल्कुल भी मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, लगातार चलते जाऊंगी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जहाँ पे इजी लगेगा मैं आगे जल्दी से बढ़ जाऊंगी, जहाँ पे मुझे बताना लगेगा मैं आपको डिस्कशन भी करवा दूंगी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, जो कि गलत है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में नहीं होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। बिल्कुल बी जो है गलत दिया गया है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। सही दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इसे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। राज्यसभा जो है धन संबंधी मामलों में क्या है? शक्तिहीन है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में। लेखानुदान क्या है? लेखानुदान बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान लाया जाता है। बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया गया है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो लंबी बन जाती है तो आप लोग ही बार बार कमेंट करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। यहाँ पे देख लीजिए, लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रित
नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1921 में। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का परीक्षण करती है। समानता विपक्ष के लोकसभा सदस्यों को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। विपक्ष के नेता जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है तो देख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों को सुनवाई कर सकता है, जो कि सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में किया गया था। बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया गया है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो यह हो जाएगा राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो यह राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो यह देता है राष्ट्रपति को। त्याग पत्र संबोधित करता है किसे? तो यह करता है राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। 217 का साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। देख लीजिएगा एक बार फिर से आप लोग, थोड़ा सा इसमें मुझे। नेक्स्ट है भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है, यह हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया है? तो हरियाणा के मेवात जिले में। कब? 4 अगस्त 2007 को। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया था। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया गया है। आप लोग देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, वही दिया गया है डिटेल में ही। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तय कर दी गई 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो यह है 22। कितनी है? 22 है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएंगे, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है 1 मिनट वो देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 18 दिया गया है। लेकिन यहाँ पर डिटेल दिया गया है, देख सकते हैं। अभी वर्तमान में टोटल 22 भाषा हैं। 52वें संविधान संशोधन से पूर्व, 92वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संविधान संशोधन की अब कितनी हो गई है? तो 22 हो गई, अब 22 है।
CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय प्रणाली बलवंत राय मेहता, 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति। इसी के बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया, आप लोग देखना चाहते देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए? तो बड़े देशों के लिए आदर्श, यह सही नहीं है। जबकि त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता, यह सब सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ लेती हूँ। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तय की थी बलवंत राय मेहता ने। बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी। यहाँ पे दिया गया है सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तय दिया गया प्रशासनिक प्राधिकरण। प्रशासनिक प्राधिकरण ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं, इसके बारे में डिटेल दिया गया, आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक प्राधिकारी है। प्रशासनिक प्राधिकारी है। इसमें टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 200 क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन हम लोग 100 क्वेश्चन को देखेंगे, 2 पार्ट में इसे कंप्लीट करेंगे। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? यह हो गया है 1206। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य नहीं है तो जर्मनी नहीं है, जबकि फ्रांस, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, ये सब क्या है? स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। मानव अधिकारों के संरक्षण से उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है, देखना चाहें तो देख लेंगे। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, जिसे सिहुआ न्यूज एजेंसी भी कहा जाता है। सिहुआ न्यूज एजेंसी भी कहा जाता है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ऑप्शन को देख लेते हैं। येलो बुक किसे कहा जाता है बताइएगा? तो येलो बुक कहा जाता है फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को। फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? प्रथम विधि विश्वविद्यालय, कानून विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ की गई थी? तो बेंगलुरु में की गई थी। बेंगलुरु में की गई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना BSF की स्थापना 1965 में की गई थी, 1 दिसंबर 1965 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। जैसे ही अंगीकृत अधिनियम शब्द आ जाए तो आप लोग टिक करेंगे 26 नवंबर 1949। पूर्णतः लागू हुआ था कब? तो यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं पे इसका डिटेल दिया भी गया है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन? 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही दिया गया है? बताइएगा कौन सा क्रम सही दिया गया है? सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए था, पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। प्रस्तावना को आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं बार बार आप लोग से कहती हूँ। इसका अर्थ होता है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बात सत्ता के अधीन नहीं है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है। संविधान वेताओं ने संविधान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया है। एक हो जाएगा संघात्मक और एक हो जाएगा एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती है, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्य विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेताओं में काफ़ी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोजेनिक्स को भारतीय संविधान को संघात्मक मानने में आपत्ति है। इनको पता नहीं क्यों आपत्ति है, और भी डिटेल दिया गया है। प्रोवेयर ने इसे अर्ध संघीय संविधान अथवा एक एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है कहा है। किसने? प्रोवेयर ने। जेनिक्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। अतः उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक और न ही विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में क्या है? एकात्मक है। कोई को लड़ाई करने की बात नहीं है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है तो दल बदल विरोधी कानून से। दल बदल विरोधी कानून से हो जाएगा। 10 में 10 से 10 दल बदल। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार आता है राज सूची के अंतर्गत। राज सूची के अंतर्गत यह विषय आता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है तो भारत में बैंक में धन जमा करके, कोई भारतीय बैंक में धन जमा करता है तो नागरिकता नहीं पा सकता, जबकि जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्री के द्वारा भी कर सकता है। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। नागरिकता कानून कब पारित हुआ था? नागरिकता कानून कब पारित हुआ था बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिटेल ही देख लेते हैं। नागरिकता विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया। कब? लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। कब लागू हुआ है? तो 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ है। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? इसका राइट आंसर दिया गया सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। यहाँ पे इसका डिटेल भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को दी गई है। अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को, अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को। 5 प्रकार के रीट जो है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 32 में की गई। 5 प्रकार के रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और रीट जारी करता है उच्च न्यायालय अनुच्छेद किसके द्वारा? तो 226 के द्वारा। 226 के द्वारा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35 ऑप्शन नंबर बी। भाग 3 में इसका वर्णन किया गया। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 के का हो जाएगा। 19 के का जो हो जाएगा यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की चर्चा 19 में किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह गया है, अब कानूनी अधिकार बन गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार 300 के क में डाल दिया गया है, 300 के क में शामिल कर दिया गया है। यह अविधिक या कानूनी अधिकार बन गया है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम ही कहा जाता है? अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम कहा जाता है, अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम कहा जाता है। यहाँ पर डिटेल दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, उत्प्रेषण को भी कहा जाता है, उत्प्रेषण को भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी निर्णित न्यायिक कार्यवाहियों की जाँच की जाती है। पोस्टमार्टम ही एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जाँच की जाती है। नेक्स्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, तो यह वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 4 में है, आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 40 में की गई है। यहाँ पर डिटेल दिया भी गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं ये प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक के लिए हम लोग DPSP के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को निर्धारित किया गया। मौलिक अधिकारों को मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य दिया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, और कितने मूल कर्तव्य? 10 मूल कर्तव्य को जोड़े गए। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए? तो 11 हैं, 11 हैं। 66वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 10 आचार आदेशों को किस नाम से? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, मौलिक कर्तव्य के नाम से। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है। संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताइएगा आप लोग। संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विवाद हो जाए तो कहाँ सौंपेंगे? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को अनुच्छेद 71 के क के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार की नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासिक शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति 53 के के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासिक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर: हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल दिया गया है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है?
किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, बताइएगा। यह हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के अनुसार, गवर्नर के अनुसार। 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जाता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल को, न कि राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, जबकि क्षमा दान करे, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। 352 के तहत क्षमा दान करें, 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिटेल दिया गया। अनुच्छेद 124 खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुछ संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इसे एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन है जो असत्य दिया है, गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, जो कि गलत दिया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, जो कि सभी के सभी क्या दिए गए, सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रत्येक के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 64 और अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है। 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। आपको डिटेल दिया गया, देख सकते हैं। अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को समुचित करें और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दें। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। उसी का डिटेल दिया गया यहाँ पे। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही दिया गया है? इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक दिया गया है। शासन प्रणाली की समानता 2 पद्धति होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन के अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य की कार्यपालिका गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है और राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है। तब विकल्प क्या होगा? ई सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो हो जाएगा लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी। 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं तब वे लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सूचित करेगा। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल देता है। महान्यायवादी देता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार इसका नियुक्ति किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो यह महान्यायवादी देता है। कानूनी विषय पर राज्य सरकार पूछा जा रहा है, तो यह केंद्र सरकार का हो जाएगा महान्यायवादी, राज्य सरकार का हो जाएगा एडवोकेट जनरल हो जाएगा, महाधिवक्ता हो जाएगा। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 165 के तहत आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1956 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। 100 क्वेश्चन पॉलिटी का हमने कंप्लीट कर लिया है। बीपीएससी घटना चक्र का आगे हम लोग और देखेंगे, 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 200 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए इसे 2 वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आई होप यह वीडियो पसंद आया। अगर सही लगा है तो इसे लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा फास्ट करवाइए, क्योंकि आप लोग का ही बार बार कमेंट आता है, जल्दी करवा दीजिए, इसलिए मैंने जल्दी करवा दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।